जब हरियाणा में हरियाणवी फर्स्ट, तो राजस्थान में राजस्थानी क्यों नहीं? हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। लोकल युवाओं को रोजगार दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो। लोकल युवाओं को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो। प्राइवेट में कोटा खरा या खोटा? सियासत में खत लिखना रूटीन भी होता है और सियासी भी। एक बार फिर ऐसा ही खत प्रदेश की खबरों में सुर्खियां बन रहा है, क्योंकि यह खत हम राजस्थानियों की बात कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइवेट में कोटा खरा या खोटा। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। दरअसल हाल ही में हरियाणा में राज्य मंत्रिमंडल ने एक प्रस्तावित अध्यादेश को मंजूरी दी, जो प्राइवेट सेक्टर में 50,000 रुपए से कम वेतन वाली नौकरियों में हरियाणवियों के 75% रिजर्वेशन की बात कर रहा है। और अब एक खत के बाद मरुधरा में भी यही बात उठ रही है कि फिर राजस्थान में राजस्थानी क्यों नहीं। लोकल युवाओं को रोजगार दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो। लोकल युवाओं को आरक्षण दो, आरक्षण दो, आरक्षण दो। कांग्रेस विधायक हरीश मीणा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक चिट्ठी लिखी है। इसमें हरीश मीणा ने हरियाणा की तर्ज पर स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% आरक्षण देने और राजस्थान राज्य स्थानीय उम्मीदवार रोजगार अध्यादेश लाने की मांग की है। अपने खत में हरीश मीणा ने लिखा कि प्रदेश के युवा धक्के खा रहे हैं और बाहर के प्रदेशों से आकर लोग यहां नौकरी कर रहे हैं। इस खत की तस्वीरें कुछ ही पलों में आपकी टीवी स्क्रीन पर भी होंगी। कोरोना लॉकडाउन में स्थानीय युवाओं के सामने रोजगार का संकट आ गया है, यह भी इस खत में मेंशन्ड है। साथ ही इस खत के बाद नौकरी में स्थानीय और बाहरी वाली बहस एक बार फिर सुर्खियों में लौट आई है। यह वो खत जो कि अब सुर्खियां बटोर रहा है। और विषय पर चर्चा के लिए मेरे साथ एक गेस्ट पैनल है। कांग्रेस विधायक हरीश मीणा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। उपेन यादव चेयरमैन है राजस्थान बेरोजगार संघ के और शरद जैन पूर्व उपाध्यक्ष हैं जोधपुर उद्योग संघ के। मैं आप तीनों का स्वागत करता हूं न्यूज 18 राजस्थान पर। हरीश मीणा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाहता हूं, चूंकि आपका एक्सपीरियंस ब्यूरोक्रेट का भी रहा है, क्या आपकी ये मांग जो कि हरियाणा में लागू हो रही है, आंध्रा में लागू हो भी चुकी है, वो सेंस बनाती है? क्या वो एक सॉल्यूशन है बेरोजगारी का? देखिए, मेरी को जो पत्र मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को लिखा है वो अकस्मात नहीं लिखा। इसके पीछे कुछ कारण है। कारण क्या रहे? पहले नोटबंदी आई, फिर जीएसटी आई। उससे हमारे जो स्वरोजगार थे, छोटे उद्योग थे, वो काफी तरह से बुरी तरह से प्रभावित हुए। लोगों को रोजगार के जो साधन थे, उस संसाधन थे, सीमित होते गए। इसके ऊपर कोरोना आ गया, बिल्कुल ऐसे युवाओं पे चोट पड़ी कि वो उनको कहीं रोजगार नहीं मिल रहा था। राजस्थान में बहुत ज्यादा, आप जानते हैं, हमारा आधा से ज्यादा भूभाग रेगिस्तानी है, कृषि भी नहीं है, उद्योगों में नौकरी नहीं मिल रही, उद्योग सीमित होते जा रहे हैं, बंद, छोटे उद्योग बंद होते जा रहे हैं। तो हमारे युवाओं के सामने इस चैलेंज था कि हम उनको कहाँ नौकरी दें। सरकारी रोजगार, सरकारी नौकरियां चाहे केंद्र सरकार की हो चाहे राज्य सरकार की हो, धीरे धीरे कम होती जा रही हैं। उनका निजीकरण कर दिया, पद समाप्त किए गए। तो एक युवाओं के सामने उनके भविष्य को बनाने के लिए, उनके रोजगार के लिए एक चैलेंज था। और प्रदेश आप देखिए, तथाकथित प्रगतिशील प्रदेश, जहाँ शिक्षा ज्यादा है, जहाँ उद्योग ज्यादा। हरियाणा में उन्होंने अपने स्थानीय लोगों को रिजर्वेशन देने की बात कही। आंध्र प्रदेश कर रहा है, बिहार कर रहा है, मध्य प्रदेश कर रहा है। तो अब राजस्थान का युवा कहाँ जाएगा? प्रदेश में रोजगार नहीं, बाहर वो जा नहीं सकते। इसी तरह की बात की तो थी, लेकिन हरीश जी मुझे समझाने की कोशिश कीजिए। जब आपने छोटे उद्योग बंद पड़ रहे कहा, तो ये निजी क्षेत्र में 75% रिजर्वेशन के बाद ऐसा नहीं है कि वो बंदा वो नौकरी के लिए चला गया लेकिन वो अपने छोटे उद्योग की तरफ लौटे। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम छोटे उद्योगों को बूस्ट देने की जगह हम उनको एक ऐसा ऑप्शन दे रहे हैं जहां पर नए लोग कुछ नया न सोचे? बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, रोजगार क्या होता है? स्वरोजगार भी रोजगार है, नौकरी भी रोजगार है, चाहे सरकारी नौकरी हो चाहे प्राइवेट नौकरी हो, निजी क्षेत्र में हो सरकारी क्षेत्र में, रोजगार के साधन है।
ठीक है। तो जहां भी हमारे युवा को चांस मिले, स्वरोजगार की संभावना बिल्कुल ही बंद हो गई है। खेती हमारे है नहीं प्रदेश में, आधे से प्रदेश में मतलब कोई नहरी हमारे तंत्र नहीं है, बरसात पे आधारित है जो भी छोटी मोटी कृषि है। तो कोई हमारे युवाओं को स्थायी रोजगार के लिए जो भी विकल्प है, उसके लिए मेरा आग्रह था कि क्योंकि और प्रदेशों में हो रहा है, पूरी दुनिया जहान में ये हो रहा है, कोई ऐसी नई बात नहीं करी, और प्रदेश कर रहे हैं, तो राजस्थान इसमें पिछड़ नहीं जाए। तो मेरा सरकार को समय पे चेताना मेरा फर्ज बनता था, और मैं सरकार के ध्यान में लाया कि जो और प्रदेश कर रहे हैं वो चीज हमारे राजस्थान में भी लागू हो। ठीक है सर, मैं आगे आपके पास आऊंगा। शरद जैन जी आपसे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले उपेंद्र, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेरोजगारों की नजर में ये एक सॉल्यूशन हो सकता है क्या? इस तरह के सॉल्यूशन की ओर बेरोजगार देख रहे थे, आज तो सड़कों पर उतरे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम 2 साल से मांग कर रहे थे कि राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा कम किया जाए, क्योंकि आज एमएलए साहब ने, हरीश जी ने जो मुद्दा उठाया वो धन्यवाद के पात्र है, लेकिन 199 एमएलए से भी हमारा निवेदन है कि वो भी प्रदेश हित के बेरोजगारों में वो आवाज उठाए। 21 से 22 राज्य हैं, वो राजस्थान वालों को 0% लिया जाता है। ये तो प्राइवेट जॉब की बात कर रहे हो, सरकारी जॉब में भी 0% 21 से 22 राज्यों में लिया जाता है, स्थानीय निवासी होने के आधार पर, शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और बाकी स्थानीय भाषा के आधार पर राजस्थान वालों को 0% लिया जाता है। और हाल ही में जो कोरोना महामारी के दौरान जितनी भर्तियां हैं, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, अगर कोई राज्य कुछ कर रहा है तो हम भी कुछ करें। इस लिहाज से मैं पूछ रहा हूं कि क्या आपको ये लगता है कि ये सॉल्यूशन है समस्या का परमानेंट? देखो, जब अन्य राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लिया जा रहा है, तो राजस्थान में यदि उनको रोजगार मिलेगा तो अन्य राज्यों में क्यों जाएंगे? ये समस्या का बेरोजगारी कम की जा सकती है, स्थानीय बेरोजगारों को ज्यादा मौका मिल सकता है, क्योंकि अधिकतर भर्तियों में बाहरी राज्य वाले लग रहे हैं और राजस्थान वालों को वहां लेने नहीं देते हैं, तो फिर आखिरकार बेरोजगार कहां जाएगा, कहां अपनी बात रखेगा? तो मैं सभी एमएलए से, सभी पार्टियों से मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे में ध्यान दें और राजस्थान के बेरोजगारों को उनका हक दिलाए, क्योंकि यहाँ अधिकतर 50% से ज्यादा जो कोटा है उसमें बाहरी राज्य वाले नौकरी लग रहे हैं, और वहां जाते बोले आप बोलो मलयालम, आप तमिल आपको आनी चाहिए, उड़िया भाषा आपको आनी चाहिए, तो उड़िया भाषा हमें आती नहीं है, राजस्थानी भाषा को यहाँ राजस्थान में मान्यता है नहीं, तो राजस्थान के अभ्यर्थी क्या करे? इसलिए मेरा यही निवेदन है सभी एमएलए से, सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं 11 अक्टूबर को मिला था। ये तमाम डॉक्यूमेंट अन्य राज्य की वो पॉलिसियां है, हम तथ्यात्मक में माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपा था। माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से एक आदेश भी पारित हुआ था, परीक्षण के लिए कार्य विभाग को भेजा गया था, लेकिन कार्य विभाग के अधिकारी उसको दबा के बैठे, क्योंकि वो राजस्थान के नहीं, आईपीएस जो आईएएस अधिकारी वो बाहर के हैं, वो नहीं चाहते कि राजस्थान के अभ्यर्थियों को इसका फायदा हो, उस मामले को दबा दिया गया। लेकिन पुनः ये मामला जिससे मैं पूरी तरह सहमत हूं कि पलायन की जो समस्या होती है वो काफी हद तक इस एक कदम के बाद कंट्रोल में आ सकती है। मैं इस एक पॉइंट से तो आपसे पूरी तरह सहमत हूं उपेंद्र, लेकिन शरद जी अब मुझे आपको भी चर्चा में शामिल करना है। शरद जी देखिए, जब हम प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं तो वो कोई सिंगल डायमेंशन चीज नहीं है, वो मल्टी डायमेंशन चीज है। लेकिन अगर इसमें मैं एक्सपर्टीज वाले सेक्टर्स, जैसे मान लीजिए मैं आईटी की बात कर लूं, जो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स 1000-2000 की संख्या में लाते हैं, या बहुत ज्यादा स्किल बेस्ड लोगों की बात कर लूं, तो क्या वो कंपनियां प्रदेश में आने से हिचकेंगी इस तरह के निर्णय के बाद, या वो इसे किस तरह से लेंगी? ये जो कंपनीज हैं जो हेलो जी 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 शरद जी सुन रहा हूं मैं, बोलिए। एक्चुअली बेसिकली प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में स्किल डेवलपमेंट के बगैर एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल नहीं है। तो हर एक स्टेट में अलग अलग इंडस्ट्रीज ऑलरेडी डेवलप्ड हैं। जैसे आईटी इंडस्ट्री है, डेवलप्ड है बड़े बड़ी सिटीज़ में, बेंगलोर में और दिल्ली में वगैरह में। तो वो वहीं पर वो लोग जाएंगे, यहाँ के लोग भी वहीं पे एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे जहाँ पे उनको एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और हमारे राजस्थान है तो जरूरी नहीं है कि हम आईटी यहाँ पर भी लेके आए। यहाँ पर जो ऑलरेडी जो इंडस्ट्री चल रही है उन्हीं के स्किल डेवलपमेंट हमें लोकल लेवल पे करना चाहिए। जो नए गांव के जो लड़के होते हैं, आसपास के लड़के होते हैं, उन लोगों को हमको अपनी फैक्ट्रियों में स्किल डेवलपमेंट के लिए लाना चाहिए, जिससे आगे के लिए नहीं। लेकिन अगर हम राज्य में और राज्य की इकोनॉमी की बात करते हैं, शरद जी मुझे समझाइएगा,
तो हम तो बाहर से निवेश आकर्षित करते हैं, हम तो चाहते हैं कि बाहर की कंपनियां प्रदेश में आए। मैं कह रहा हूं इस तरह के कदम से उनमें निराशा होगी या नहीं होगी? बाहर की कंपनियां अगर यहाँ पर आती हैं तो उनको उस तरह के स्किल की लोकल स्किल उनको डेवलप करना पड़ेगा, और या फिर वो शुरू में ट्रेनर्स लाएंगे और लोकल स्किल को डेवलप करेंगे। तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। हम कोई भी इंडस्ट्री लाते हैं, कोई भी इंडस्ट्री यहाँ पे आती है तो लोकल अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो फिर उन निजी कंपनियों के ऊपर एक एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जिसका वो अगर निर्वहन करते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं करते हैं तो फिर उन्हें अपने आप को फिर से सोचना होगा मोटे तौर पर। शरद जी, हरीश जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी, आपने जो लेटर लिखा उसमें आपने इस बात को मेंशन किया है कि राजस्थान के लाखों युवा बेरोजगारी की वजह से दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रहे हैं, वहीं अन्य प्रदेशों के लोग यहां आकर नौकरियां कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवकों का हक छिन रहे हैं। खास बात यह है कि इस तरह की बातें अमूमन रीजनल पार्टीज करती थी। पहली बार एक नेशनल पार्टी के किसी चेहरे ने यह माना है कि नहीं, रीजनल फैक्टर्स होते हैं और हमें रीजनल सोचना होगा। यानी हम पहले प्रदेश के बेरोजगारों का सोचे, उसके बाद दूसरे प्रदेशों का देखते बैठेंगे एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर। इसमें प्रदेश और राष्ट्र का कहीं हित टकराता नहीं है। आप ये देखिए, जब प्रदेश मजबूत हो गए जब भी तो देश मजबूत होगा। जब प्रदेश के युवा हमारे उनको रोजगार मिलेगा तो हिंदुस्तान की भी उत्पादकता बढ़ेगी। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताता हूँ, बहुत छोटे छोटे उदाहरण देता हूँ। आज राजस्थान में ज्यादातर जो नौकरियां हैं छोटे स्तर पे हैं, कहीं भी होती है। बड़े पद जो टेक्निकली क्वालिफाइड होते हैं बहुत कम होते हैं। आज ड्राइवर है, चपड़ासी है, सुरक्षा कर्मी है, ये भी बाहर के आ रहे हैं। आप यह इसमें राजस्थान यूनिवर्सिटी देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी जो जयपुर में, इसमें आधे से चपड़ासी, ड्राइवर, बाबू यूपी के, उत्तराखंड के, क्या राजस्थान के लोग ड्राइवरी लायक भी नहीं है? इसमें कौन सा हुनर है? आप सुरक्षा कर्मी देखिए, जो प्राइवेट निजी सुरक्षा कंपनियों में, ये हरियाणा के लोग लगे हुए हैं। क्या हमारा आदमी उस काबिल भी नहीं है? आप फौजी को लगाओ या एक्स फौजी मिल जाएगा। युवाओं को लोग, बाड़मेर का आपको मैं बताता हूँ, मुझे निजी अनुभव है। जब मैं पुलिस नौकरी में था, वहां की जो लेबर है, जब तेल का खुदाई चल रही है, वहां बिहारियों का राजस्थानियों का झगड़ा हुआ, कानून व्यवस्था हुई, 10 दिन में काम बंद हुआ। तो वो काम भी, मजदूरी का भी हमारे लोग नहीं कर सकते क्या? लोगों का। हरीश जी, लेकिन आपने सुना होगा, अब जैसे उपेन है, वो बेरोजगार, राजस्थान बेरोजगार संघ के से रिलेट करते हैं और आपने उनकी बात को सुना होगा। उनमें एक नाराजगी है कि अन्य प्रदेशों में हमारे साथ पार्शियलिटी होती है। क्या वही हम नहीं करने लगेंगे? सर, मैं रीजनलिज्म की बात नहीं कर रहा। मैं किस बात की मैं बात कर रहा हूं कि हमारे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी है, उसके क्या क्या समाधान है। या तो वो स्वरोजगार करे, या निजी व्यापार करे, या निजी क्षेत्र में नौकरी करे, या सरकारी क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां कम होती जा रही है, रोजगार स्वरोजगार बंद हो गया, तो हमारे युवाओं को नौकरी कहीं तो मिलेगी। बाहर में कह देते हैं आपको इस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, बिहार में कोई मैथिली का ज्ञान होना चाहिए, बंगाल में बंगाली का, उड़ीसा में उड़िया का। तो हमारा जो युवा है कहाँ जाएगा? तो उसका राजस्थान सरकार के हाथ में। ये कोई गैर कानूनी बात नहीं है, किसी प्रदेश के खिलाफ नहीं है। हम सिर्फ हमारे युवाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है। और हम यही तो कह रहे हैं, 50,000 तक की जिसमें सीलिंग है। जो ज्यादा टेक्निकल जॉब्स है, ज्यादा क्वालिफाइड है, उसमें बाहर के लीजिए ना। ठीक है। हाँ, देखिए, ये वो पॉइंट है उपेन जिस पर मैं आना चाहता था। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि राजस्थान में प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, लेकिन क्या स्किल्ड पर्संस भी इतनी बड़ी तादाद में छिपे हुए हैं? देखिए, फिर मैं कह रहा हूं, मल्टीपल लेयर्स होंगे, जिसमें से कई लेयर्स के लिए तो राजस्थान में हर चीज मिल जाएगी, लेकिन और भी कई लेयर्स ऐसे बाकी रह जाएंगे जिसको भरने लायक पर्याप्त मानव संसाधन क्या राजस्थान दे पाएगा अगर हम फिक्स कर देते हैं तो? देखो स्वप्निल जी, जितने भी जो उद्योग यहाँ बाहर से आके लगाते हैं, तो कम से कम जो बाहर से वो कर्मचारी लेके आते हैं, वो पहले यहाँ राजस्थान के युवाओं को ट्रेनिंग दे दी जाए कि हाँ, उनको ट्रेनिंग दे दी जाए, बाद में उनको लिया जाए।
दूसरी बात, जो अभी एमएलए साहब कह रहे थे कि ड्राइवर की, चपरासी की, ये जो बता रहे हैं कि बाहर के लोग यहाँ जॉब कर रहे हैं, हम लगातार मांग कर रहे हैं, सुझाव है कि आप तहसील स्तर पर आप ट्रेनिंग सेंटर खोलिए कि राजस्थान का आपको ये अच्छा पुलिस प्रशासन द्वारा प्रमाणित तो जो अच्छा आपको कुक मिलेगा, आपको नर्सिंग कर्मी मिलेगा, आपको ड्राइवर मिलेगा। तहसील स्तर पर ट्रेनिंग सेंटर खोलिए, जिसको भी आवश्यकता होगी वो वहां से उस युवा को नौकरी देगा। तो इसमें सब रोजगार के साथ साथ जो बाहरी राज्यों का कोटा वाला जो मामला हम लगातार उठा रहे हैं, हम हवा में बात नहीं कर रहे, ये सारे एविडेंस है, तथ्य हैं, लगातार आवाज। फिर मैं एक्सट्रीम स्किल्स पर अगर बातचीत करूं, जैसे देखिए अब बेरोजगारों की एक समस्या है, जैसे कंप्यूटर लैब्स का होना लेकिन कंप्यूटर टीचर्स के पद पर कंप्यूटर विशेषज्ञ टीचर्स का ना होना, यह एक बड़ी समस्या है राजस्थान में। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूं कि वो कंप्यूटर टीच कर सकते हैं, लेकिन क्या वो किसी सॉफ्टवेयर डेवलपिंग कंपनी में बैठकर विगरसली 2 से 3 साल 4 साल नए नए आइडियाज डेवलप कर पाएंगे? क्या इस लेवल पर भी मानव संसाधन मौजूद है पर्याप्त संख्या में? देखो, ये तो सरकार को इसका रास्ता निकालना चाहिए। वैसे एक चीज आपको मैं बता दूं कि राजस्थान में एक बार भी कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नहीं आई, जबकि अभी तक 10वीं कार्यों में जिनका अनिवार्य विषय है। हाँ। ये तो जो कहते हैं कि इस जमाने में कि जो कंप्यूटर जो किताबें हैं, लैब है, 9000 से ज्यादा लैब है, वो धूल फांक रही है। हाँ। नई कंप्यूटर शिक्षक भर्ती निकाली गई, लेकिन हालांकि कांग्रेस सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक पद कैडर की घोषणा की है और इसकी विज्ञप्ति भी जल्दी आएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो भर्तियां निकाली जा रही है, एक ही सबसे बड़ा दुख है कि यहाँ राजस्थान में बाहरी राज्य वाले वो ले जाते हैं, राजस्थान वाले को कुछ नहीं मिलता है। एमएलए साहब के साथ साथ पूरी सरकार को हमने बार बार निवेदन किया, एक बार पुनः निवेदन करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से पहले भी यह मुद्दा उठा था कि राजस्थान में बाहरी राज्यों का कोटा कम हो। ठीक है, तो फिर वर्तमान स्थिति में कितना बदलाव लाना पड़ेगा या कितना बदलाव आएगा? मैं शरद जी आपसे पूछना चाहता हूं। वर्तमान स्थिति में जो तभी बदलाव आ सकता है जब डिमांड एंड सप्लाई पे काफ़ी कुछ हद तक डिपेंड करता है। हाँ। वो लोकल जो इंडस्ट्री है या फिर लोकल, मैं अभी इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बात नहीं कर रहा। लोकल इंडस्ट्री में तभी जॉब आएगा जब वहाँ पे कोई स्किल डेवलप होगा ऑलरेडी, या फिर इंडस्ट्री खुद स्किल डेवलप करेगी। तो हमारे को कहीं ना कहीं पर और फिर एक चीज बहुत बड़ा सत्य है कि पूरी दुनिया में या फिर पूरे इंडिया में कम से कम 1/3 लोग बाहर काम करते हैं। वो बाहर इसलिए काम करते हैं क्योंकि वहाँ पे वो स्किल डेवलप है, उस तरह की पेमेंट उनको वहाँ मिलती है। मुझे लगता है कि यहाँ पे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सारे राजस्थान के लोग राजस्थानी आ जाएं, इतना जरूरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्किल डेवलप धीरे धीरे होगा। 1/3 लोग जो बाहर जाते हैं तो उसमें समय लगेगा। वो हमारे को यहाँ पर वही उद्योग डेवलप कर सकते हैं जहाँ पे हमारा ऑलरेडी, जिसमें हम बेहतर हैं। हम हर एक चीज यहाँ पे डेवलप नहीं कर सकते। मैन पावर तो हमारे पास असीमित है, लेकिन जब माइंड पावर की बात आएगी तो फिर सवाल वही आएगा कि क्या पर्याप्त मानव संसाधन है? तो उसका जवाब हमें खोजना होगा और उस दिशा में काम करना होगा। मतलब ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस जरूर होगा, लेकिन एक स्थायी सॉल्यूशन की ओर ले जाएगा। हाँ, हमारा यहाँ पर स्किल डेवलप बहुत है। इंडिया का जो राजस्थान का स्किल है वो और राज्यों में बहुत अच्छा काम कर रहा है, उसमें बुरा भी क्या है? विदेश में भी जा रहे हैं तो जो हाईली स्किल्ड लोग हैं यहाँ से बाहर अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है, वो धीरे धीरे डेवलप होंगी। ठीक है, माफ कीजिएगा हरीश मीणा जी, मैं एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं और मैं इस सवाल के साथ आना चाहता हूं कि जब आप बात करते हैं कि हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवक यानी राजस्थानियों की, तो इसमें हमें राजस्थानी शब्द को भी डिफाइन करना होगा। जो यहाँ पैदा हुए हैं या जो जिनके पेरेंट्स यहाँ पर पैदा हुए हैं, या कुछ आकर बस गए 2-3 साल पहले, वो बाहरी गिने जाने लगेंगे या फिर राजस्थानी गिने जाएंगे? तो एग्जैक्टली राजस्थानी शब्द को आप किस तरह से डिफाइन करेंगे इस एक मांग के लिए? मैं राजस्थानी उसको
मेरे हिसाब से जो मानता हूँ राजस्थानी, जिसका जन्म राजस्थान में, चाहे बाहर के उसके पूर्वज आगे बस गए वो भी राजस्थानी है, जिसका जन्म यहाँ हुआ, शिक्षा यहाँ हुई, लालन पालन यहाँ, वो राजस्थानी है। मैं नहीं उसमें नहीं पढ़ना चाहता हूँ। जिसका जन्म यहाँ हुआ राजस्थान का, ये अपना घर छोड़ के आ गया, उसके दो पीढ़ी पहले, एक पीढ़ी पहले। पर ये जिम्मेवारी सिर्फ उद्योग की नहीं है, ये सरकार की है, हम जनप्रतिनिधियों की है। हम अगर आप कहते हो कि यहाँ स्किल नहीं है, स्किल डेवलप करने का काम सरकार का है, सरकार को नीतियां बनानी चाहिए। ठीक है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिहार का आदमी कर सकता है, राजस्थान का नहीं कर सकता। मुझे कोई साइंटिफिक स्टडी बताइए। हम क्या मेंटली इन्फीरियर है, फिजिकली इन्फीरियर है? मैं पुलिस विभाग में जब नौकरी करता था, पुलिस विभाग में मैंने देखा जो कांस्टेबल होता है वो क्लास 4 का जॉब होता है, सबसे नीचा पद है। उसमें 10 से 12% बाहर के लोग नौकरी करते थे। तो जब मैं डीजी बना, मुझे बड़ा विचित्र लगा ये कि राजस्थान का आदमी सिपाही बनने लायक भी नहीं है क्या? ऐसे यहाँ के जो भी रहे होंगे कारण, राजनीतिक कारण रहे होंगे, प्रशासनिक कारण, उनके बारे में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मैंने कहा भाई इंटरव्यू खत्म करिए और आप स्थानीय लोगों को दीजिए इंटरव्यू। ठीक है। आप एक्स को दीजिए, वाई को दीजिए, जेड को। मैं ये मानने को बिल्कुल तैयार हूँ। और जब मेरे टाइम में जब भर्ती हुई, पहली भर्ती हमने 12,000 की करी, 1% से नीचे आ गया था बाहर वालों का नंबर। हमने किसी के साथ अन्याय नहीं किया, पर हमने स्थानीय आदमी को मौका दिया। ये बहुत एक सरकार, बेसिकली सरकार को, जो भी निर्वाचित सरकार है, कांग्रेस की हो, बीजेपी की हो, दोनों को अपना फर्ज अदा करना पड़ेगा। कमियां कई सरकारों में रही है, उनकी इच्छा शक्ति में तो कमी रही है। एक और बात फिर तो जो मैं अधिकारी कहना हैं, चाहता हूं, जब आप जो ये बोलते हैं कि अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ आकर नौकरियां कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के बेरोजगार युवकों का हक छीन रहे हैं, तो क्या कोई डेटा अवेलेबल है आपके पास ऐसा जो आप बता सकें कि यहाँ प्राइवेट जॉब्स में इतने % तो बाहरी हैं और इतने ही राजस्थानी हैं? ऐसा कोई डेटा, कम्युलेटिव स्टडी? मैं बिल्कुल आपको बता सकता हूं, आप ये जरा देख लीजिए, यहाँ कोई भी उद्योग है, बाहर के लोगों को क्यों लगाते हैं? इसलिए नहीं कि वो ज्यादा कार्यकुशल होते हैं, उनको इसलिए लगाते हैं कि वो ठेकेदार के मार्फत आते हैं, वो संगठित नहीं होते, आप उनका शोषण कर सकते हो आसानी से। स्थानीय आदमी है, संगठित होगा, 2 आदमियों का मिलने वाला होगा, अपना अधिकार मांगेगा। ये उसलिए उद्योगपति ऐसा करते हैं। कोई स्किल का नहीं, स्किल का तो बहाना लेते हैं। क्या स्किल चाहिए आपको मजदूर में? क्या स्किल चाहिए आपको ड्राइवर में? क्या बाबू में? क्या चपड़ासी में? कौन सी स्किल चाहिए? क्या काम है वो मुझे बताइए, जो यहाँ का आदमी नहीं कर सकता। मैं मान सकता हूँ, आपने कहा सॉफ्टवेयर वो है और उसका बनाने वाला है, डेवलप, वो चीजें, वो भी कंप्यूटर पढ़ाया जाना चाहिए। अब सरकार उसके नौकरी नहीं करी, सरकार की कमी है। आप कंप्यूटर पहली क्लास से पढ़ाइए, बच्चों को डेवलप करिए, टीचर बनाइए, सुविधा जी वो भी सीख लेंगे। क्या विज्ञान है इसमें? हाँ, तो मतलब बैक टू बेसिक्स, मैं वही कह रहा हूं कि एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस को अगर फॉलो कर लिया जाए तो ये एक परमानेंट सॉल्यूशन हो सकता है। उपेन, मैं ये पूछना चाह रहा हूं, देखिए अमूमन मैंने आपसे 1-2 बार इस तरह के सवाल पूछे हैं कि कैसा लगता है आपको बेरोजगार संघ का अध्यक्ष कहलाना, लेकिन आज मैं दूसरे तरीके से ये पूछना चाहता हूं कि क्या एक अध्यक्ष के तौर पर आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगार इतने एकजुट रहेंगे कि इस रिजर्वेशन में भी मल्टीपल लेयर्स में या मल्टीपल डायमेंशंस में रिजर्वेशन न मांगने लगे? इस रिजर्वेशन की जो बात कर रहे हो, हाँ। अन्य राज्य आप देख रहे हो कि अन्य राज्य इतने अलर्ट हो चुके हैं कि धीरे धीरे, हरियाणा ने तो राजनीतिक मुद्दा बनाया था, भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में भी डाला था, और धीरे धीरे अन्य राज्यों में राजनीतिक पार्टियां मुद्दा बनाकर घोषणा पत्र में डाले कि हमारे स्थानीय लोगों को इतनी नौकरियां देंगे, 75%, 80% ये। तो क्या हमारे जो यहाँ की सरकार, हमारी सरकार को, राजनीतिक पार्टियों को प्रदेश के बेरोजगारों के हित में सोचना क्या गलत है क्या? क्योंकि अब अन्य राज्य ऐसा कर रहे हैं तो उनको भी करना चाहिए, क्योंकि आने वाले चुनावों में ये सबसे बड़ा मुद्दा होगा, बेरोजगारी सबसे बड़ी होगी। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के लिए युवा खतरा साबित हो, क्योंकि युवा खुद बेरोजगार है, दुखी है। क्योंकि मैंने एक सबसे बड़ा उदाहरण देखा, मेरे एक दोस्त का आरएस में सिलेक्शन हुआ, जब वो गुजरात गया तो उससे गुजराती में बात की गई, तो वो इंटरव्यू में फेल हो गया, उसको गुजराती आती नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से राजस्थान के अभ्यर्थी को रोका जा रहा है। जब अन्य राज्य के लोग अपने प्रदेश के युवाओं के हित के लिए कर रहे हैं, राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं, तो राजस्थान में भी सबको मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना होगा और प्रदेश के युवाओं को आगे बढ़ाना होगा। अंतिम सवाल शरद जैन जी आपसे रहेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फॉरेन से आने वाली कंपनियां कहीं इससे डिमोटिवेट तो नहीं होंगी? वो इस बात को समझ पाएंगी कि हमारी भी स्टेट्स की अपनी मजबूरियां हैं, हमारे भी लोग हैं और उनकी जरूरतें हैं? मैं समझा नहीं सवाल, सॉरी।
मैं ये कहना चाहता हूं, जैसे जो फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट्स होता है ना, फॉरेन की कुछ कंपनियां हैं जो प्रदेश में आकर अपने लिए चीजें खोलना चाहती हैं, अपना बिजनेस प्रदेश में देख रही हैं, क्या वो इस चीज को समझ पाएंगी कि हाँ हमारे अपने लोग हैं और उनकी अपनी जरूरतें हैं? ये जब भी कोई फॉरेन कंपनीज आती हैं तो वो लोकल स्किल जरूर देखती हैं और एक मेजॉरिटी ऑफ द लोकल स्किल अवेलेबल होता है तभी आती हैं या फिर उनको वो ट्रेन करते हैं। ठीक है, मैं फाइनली हरीश मीणा जी आपसे पूछना चाहता हूं, आपके इस खत जो के भी बाद फॉरेन सरकार की ओर से क्या का- रेस्पॉन्स आया है, या सीएम ने कोई आश्वासन दिया हो इस ओर सोचेंगे, क्या उम्मीद रखें? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कोरोना के चक्कर में लोग विधानसभा बंद है। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, हमारे प्रदेशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे ही विधानसभा खुलेगी मैं ये मुद्दा उठाऊंगा, सब पार्टियों को, नेताओं को बताऊंगा, क्योंकि किसी पार्टी का, किसी वर्ग का, किसी उसका नहीं है, प्रदेश के युवाओं का, बेरोजगार युवाओं का अधिकार की बात है और ये हमारा फर्ज बनता है। बेरोजगार को क्या चाहिए? रोजगार। प्यासे को क्या चाहिए? पानी। भूखे को चाहिए रोटी, और ये सबका प्रावधान करना सरकार की जिम्मेदारी है। तो आप किसी के ऊपर कोई मेहरबानी नहीं करें, कोई एहसान ठीक है, नहीं तो करें, उसका उपेंद्र, अधिकार है। आप और तमाम राजस्थानियों को अब अपनी फिंगर्स क्रॉस रखनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। लोकल युवाओं को रोजगार दो, लोकल युवाओं को आरक्षण दो। आप अपनी फैमिली की